नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। एक बार फटाफट फटाफट मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिएगा। यस, मैं अगर बात करूं आपके साथ तो सर आज हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सेक्शन नंबर 44 को हम लोगों को देखना है। इसके अलावा सर हम लोगों को सेक्शन नंबर यहाँ पे 45 से लेके 55 तक कुछ कुछ बेसिक चीजें जो अपने को कंप्लीट करते हुए चलना है और एकदम औसम तरीके से फटाफट फटाफट एकदम बढ़िया तरीके से देखना है। चालू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक बहुत कम पढ़ाई हुई है आपकी उतनी बेहतरीन पढ़ाई नहीं हुई है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप यहाँ से हमारा सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए अभी हमने रेगुलर यलगार बैच चालू किया है फाउंडेशन का दिसंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते हैं अल्टीमेट सीए की हमारी वेबसाइट जो आज रिवैम्प हुई है, कितनी क्लासिक और कितनी सुपर अमेजिंग ये वेबसाइट यहाँ पे आपको नजर आ रही है। राइट, आप देख सकते हैं, देखिए विश्वास बैच May 24 का जो ऑलरेडी चल रहा है और ये एकदम बढ़िया तरीके से एकदम औसम तरीके से आपको सारी साइट मिल जाती है। मजा आ रहा है यार, मेरे लिए खुद के लिए सरप्राइज था। मतलब जैसे ही मैं अभी आया ना तो ऐसा मतलब बैक एंड पे डिस्कशन चल रहा था कि लाइव करना है और आज अगर मैं बात करूं सर तो आज केस में आप यहाँ पे चीजें आ चुकी है, तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से, जैसे देखो फाउंडेशन जून 24 और ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। मैं अगर कोर्सेज में जाता हूँ तो सीए फाउंडेशन ओल्ड सिलेबस के अंदर आप यहाँ पे जा सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फास्ट ट्रैक सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज चीजें चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉ में, तो आपको यहाँ पे लॉ के जितने भी विद पीडीएफ विदाउट पीडीएफ सारी चीजें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो होप सो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हो। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे आज के इस औसम से। मजा आ गया, साइड एकदम जोरदार है ना। आओ चलो आइए, तो अगर मैं बात करूं सर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के बारे में बात करेंगे, सेक्शन नंबर 44। सारे लोग आ जाएंगे दोस्तों, किसके बारे में बात करेंगे बोलो जल्दी से मुझे। सेक्शन नंबर 44 के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सर सेक्शन नंबर 44 किस बारे में बात करता है? यहाँ पे सेक्शन नंबर 44 बात करता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के बारे में। किसके बारे में बात करता है बोलो? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के बारे में। बाय द वे मैं बता दूं, आज मेरी ये यूट्यूब की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद की मेरी जो क्लासेस है, इसके बाद मैं यहाँ पे अभी चालू करूंगा कंपनीज एक्ट से मैं शुरुआत करने वाला हूं। तो कंपनीज एक्ट जो मैं चालू करने वाला हूं वो हमारे अल्टीमेट सीए फाउंडेशन ऐप के ऊपर करने वाला हूं, जो होने वाला है कहां पे, जो होने वाला है हमारे अल्टीमेट सीए फाउंडेशन ऐप के ऊपर है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो परफेक्ट है। यस, चलिए आइए अब ध्यान दो। तो डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट के बारे में बात करूं तो सेक्शन नंबर 44 क्या कहता है सर? सेक्शन नंबर 44 के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेक्शन नंबर 44 का कहना है कोर्ट कब कब डिसॉल्व कर सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कहता है इंसैनिटी या अनसाउंड माइंड। मतलब क्या कि अगर कोई पार्टनर इंसेन हो जाता है, सभी लोग बोलो क्या बोला मैंने? कोई पार्टनर अगर इंसेन हो जाता है, इंसेन होने का मतलब होता है वो पागल हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो जल्दी से? वो पागल हो जाता है, उसको कुछ तो भी हो जाता है, वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। सारे लोग बोलो कोर्ट क्या कर सकता है दोस्तों? कोर्ट यहाँ पे डिसॉल्व कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। कोर्ट क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है फर्म को ऑन द सूट बाय द अदर पार्टनर्स और बाय द नेक्स्ट फ्रेंड और द इनसेन पार्टनर। तो बेसिकली यहां पे क्या बोला जा रहा है सर? यहां पे बोला जा रहा है कि जहां पे जो पार्टनर है ना, अगर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे हमारी फर्म को डिसॉल्व करवा देंगे। क्या करवा देंगे? सारे लोग बोलो जल्दी से। सर फर्म को डिसॉल्व करवा देंगे, फर्म को बंद करवा देंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। मतलब सर क्या फर्म कंटिन्यू नहीं होने वाली है क्या? ना, फर्म कंटिन्यू यहाँ पे नहीं होंगी अगर कोई भी पार्टनर क्या होता है, इंसेन या अनसाउंड यहाँ पे होता है। तो दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ परमानेंट इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी का मतलब क्या होता है? पार्टनर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो परमानेंटली इनकेपेबल हो जाता है काम करने से। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लीजिए वो डिसेबल हो गया, उसका कोई एक्सीडेंट होने के कारण अगर वो डिसेबल हो गया, कोई फिजिकल इंपेयरनेस आ जाता है बॉडी से रिलेटेड, तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं? ये सारे केस के अंदर परमानेंट इनकैपेसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है बोलो जल्दी से मुझे? परमानेंट इनकैपेसिटी आ जाती है।
सवाल ये बनता है कि अगर कोई पार्टनर परमानेंट इनकैपेसिटेट होता है या जिसकी परमानेंट कैपेसिटी खत्म होती है, तो ऐसे देखो, व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर स्यूइंग हैज बिकम इन अ वे परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, देन कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। तो कोर्ट यहां पे क्या कर सकता है बेटा, कोर्ट यहां पे डिसॉल्व कर सकता है फर्म को। कोर्ट बोलेगा क्योंकि अब पार्टनर इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज हो गया, तो एक काम करते हैं, इस फर्म को बंद कर डालते हैं। ऐसा कोर्ट बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता है। तो मैंने दो बातें किया। सबसे पहले क्या, अगर कोई पार्टनर इनसेन हो जाता है, पार्टनर पागल हो गया, फर्म को बंद कर डालो। दूसरा बोला जा रहा है पार्टनर की पर्सनल इनकैपेसिटी, मतलब पार्टनर की पर्सनल कैपेसिटी नहीं रही, तो ऐसे केस के अंदर भी हम लोग क्या बंद करवा देंगे क्या फर्म को? यस सर, ऐसे केस के अंदर भी हम लोग बंद करवा देते हैं फर्म को। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। क्या सारे लोग बढ़िया से समझ रहे हो क्या? बोलो मुझे यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, तो सर कौन सी चीज के बारे में बात करेंगे? ठीक है, आ जाइए सर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ फाउंडेशन जून 24 एज कंपेयर टू वाईटी लेक्चर्स? वाईटी पे लेक्चर ही नहीं होने वाले बेटा फाउंडेशन 24 के, तो फिर बेनिफिट्स का तो सवाल तब उठता है ना जब दो अलग अलग जगह हो। अगर वाईटी पे क्लास ही नहीं होंगे तो फिर बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं उसके अंदर? जो है सब्सक्रिप्शन ही है, ऐसा वाला है यार, ये तो बहुत ही हो गया। चलो ध्यान दो। तो अगर मैं सुनो ना, अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं आपके साथ। आइए, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है सर? यहां पे बोला जा रहा है कि देखो, वेयर अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर स्यूइंग, क्या बोला? अदर देन अ पार्टनर स्यूइंग, मतलब जो पार्टनर केस कर रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जो पार्टनर केस कर रहा है उसको छोड़ के अगर कोई दूसरा पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाता है टू परफॉर्म द ड्यूटीज, मतलब वो व्यक्ति, समझिए आप बात को, वो व्यक्ति क्या करता है बेटा, ड्यूटीज अगर परफॉर्म नहीं करता है ना, तो ऐसे केस के अंदर क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो गया। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ये कहते हैं यहां पे कि ये यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे फॉर्म को बंद करा दिया जाता है। क्या? यस सर, यहां पे फॉर्म को बंद करा दिया जाता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। क्या आप इस बात को समझे? क्या बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? यस सर। उसके बाद बात करेंगे मिसकंडक्ट के बारे में। मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर वेयर अ पार्टनर, जहां पे बेटा पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्यूइंग, अदर देन पार्टनर स्यूइंग का मतलब होता है जो पार्टनर केस कर रहा है ना उसको छोड़ के। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी। अब क्या हो रहा है कि डी यहां पे केस कर रहा है, तो डी को छोड़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? क्या बोला मैंने? डी को छोड़ने के बारे में मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो बेसिकली क्या हुआ, वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर इज स्यूइंग, मतलब ये बात कर रहे ए बी सी से रिलेटेड। बेटा ध्यान देना, ये किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? ए बी सी, अदर देन स्यूइंग, जो केस कर रहा है उसको छोड़ के बाकी लोग के बारे में यहां पे बात हो रही है, बराबर ना? यस सर। आइए अब देखो यहां पे, swing is guilty of a conduct which is likely to affect prejudicially carrying on the business, मतलब जब पार्टनर क्या करता है बेटा, कुछ ऐसे काम करता है, कुछ ऐसे काम करता है जो हमारे बिजनेस के हित में नहीं है। फिर से कहूंगा, जब कोई एक पार्टनर कुछ ऐसे काम करता है जो हमारे बिजनेस के हित में नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर सर क्या ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, बंद करो। बोलो मुझे जल्दी से, क्या मैं बोल सकता हूं क्या? हाँ सर, कोर्ट ऑफ लॉ यहां पे बोल सकता है कि एक काम करो, पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करो, पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म करो करके, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल यहां पे बोला जा सकता है। परफेक्ट है? यस सर। बाय गिविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट नेसेसरी दैट मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब क्या जरूरी नहीं है मिसकंडक्ट केवल कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये बॉटल बेचता हूं, अब ये बॉटल है ना, मैं बी ग्रेड की बेचता हूं, यहाँ पे खराब क्वालिटी वाली बॉटल बेच रहा हूं, ये एक मिसकंडक्ट है। तो एक मिसकंडक्ट हो सकता है कि आप फर्म के नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर कर रहे हो। दूसरा मिसकंडक्ट ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एबीसीडी पार्टनर्स है और ए क्या करता है, बॉटल तो बेच रहा है लेकिन कोई दूसरे चीजों की बॉटल बेच रहा है, वो भी गुजरात में। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये मिसकंडक्ट हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? हाँ सर, ये भी मिसकंडक्ट हुआ, और क्योंकि ये भी मिसकंडक्ट है तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कराया जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कराया जाता है। बोलो क्या कराया जाता है? पार्टनरशिप फॉर्म को दोस्तों बंद कराया जाता है। क्या सारे लोग समझे? यस सर। अब देखिए
फिर बोला जा रहा है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस। क्या मतलब होता है बोलो जल्दी से? परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या है देखो, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मतलब कि कंटिन्यूअसली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अगर जो पार्टनरशिप है ना, समझो आप बात को, सर बोला क्या जा रहा है, अगर ये जो पार्टनरशिप है ना ये कंटिन्यूअसली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है, क्या करता है बोलो, ये कंटिन्यूअसली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है, मतलब जो एग्रीमेंट में एंटर किया जाता है, जो एग्रीमेंट में एंटर किया जाता है फर्म के द्वारा, कंटिन्यूअसली उसको ब्रीच कर रहा है, मतलब एक भी एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब फर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती। अरे तो फायदा क्या, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में भी क्यों एंटर कर रहे? बराबर। तो ऐसा इनका कहना है कि कोर्ट को जब दिखता है कि यार ये जो फर्म है ना, फर्म तो जल में ली है केवल और केवल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक काम करो इसको परमानेंटली बंद करवा दो। क्या बोला मैंने, बोलिए जल्दी से, इसको परमानेंटली बंद करवा दो, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। सारे लोग समझे क्या? सारे लोग जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए। देखो यहां पे, वेयर द पार्टनर अदर देन पार्टनर सुइंग विलफुली या परसिस्टेंटली। विलफुली का मतलब क्या होता है, जानबूझ के, या परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ फर्म और कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस और अदरवाइज सो कंडक्ट हिमसेल्फ इन द मैटर रिलेटिंग टू बिजनेस दैट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल फॉर अदर पार्टनर्स टू कैरी ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप विद हिम, देन द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस दैट एनी ऑफ द पार्टनर्स। मतलब सर क्या बोल दिया यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो क्या हो गया है। सर क्या क्या हो रहा है जरा हमें तो समझ नहीं आ रहा है सर। ओ सर क्या क्या हो रहा है, देखो हाँ आओ, अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, ABCD ऐसे 4 पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है बेटा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एक पार्टनर है ना, पार्टनर डी करके एक पार्टनर है, ठीक है। अब ये जो पार्टनर है ना, ये क्या करता है, मान लीजिए चारों के बीच में पार्टनरशिप डीड साइन हुई है। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियर कट लिखा है कि डी जो है ना ये कैश में डील नहीं कर सकता, मतलब ना ही ये किसी से कैश कलेक्ट कर सकता है और ना ही ये किसको पे कर सकता है। लेकिन जो डी है ना, ये छोटा इंसान, मैं बताऊँ आपको बेटा, ये बार बार कैश के ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, ये बार बार खुद को इन्वॉल्व कराता है कैश के ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं क्योंकि ये बार बार कर रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअसली कर रहा है? हाँ सर ये कंटिन्यूअसली कर रहा है, और क्योंकि ये कंटिन्यूअसली कर रहा है तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे सर, जब एक इंसान बार बार कंटिन्यूअसली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ऐसे केस के अंदर इसे क्या बोला जाता है सर, इस ऐसे केस में सर फर्म बोलेंगी, मतलब जो बाकी पार्टनर्स है ABC रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को, और कोर्ट को ये दिखा तो कोर्ट इसको डिसॉल्व करवा देती है। क्या करवा देती है बोलो, डिसॉल्व करवा देती है, यानी कि फर्म को बंद करवा देती है। पार्टनर्स और कुछ अलग अलग कारनामे भी कर सकता है, जैसे एम्बेजलमेंट, हेरा फेरी करना कैश की, जैसे कीपिंग एररनियस अकाउंट्स, गलत अकाउंट्स को मेंटेन रखना। इसके अलावा होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, मान लीजिए 10,000 की कैश अलाउड है, अगर ज्यादा कैश है तो आप बैंक में डिपॉजिट कर दो, फिर भी आप बार बार ज्यादा कैश अपने पास रख रहे हो तो मैं कहूंगा होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड। देन रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट ऑफ द रिपीटेड रिक्वेस्ट, तो एक व्यक्ति बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार 1000 बार वो रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर भी बेटा यहां पे रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स हो रहा है, मतलब फिर भी यहां पे अकाउंट्स को नहीं दिखाए जा रहे हैं वो पार्टनर के द्वारा, जिसको जिम्मेवारी दी गई है कि पूरे अकाउंट्स को आप मेंटेन करोगे। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं सर, यहां पे हम लोग कहेंगे कि ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ऐसे केसेस में डेफिनेटली यहां पे क्या होगा सर, इस फर्म को बंद कराया जा सकता है। क्या? बिल्कुल इस फर्म को यहां पे बंद कराया जा सकता है, उसी के बारे में बातचीत हो रही है। सारे लोग समझे? बोलो। तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब कब हो सकता है सर? डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट में अपन ने देखा 4 पॉइंट्स अभी तक, एक तो इंसैनिटी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पागल हो गया है पार्टनर। दूसरा बोला जा रहा है परमानेंट इनकैपेसिटी, जैसे कि फिजिकल इलनेस हो सकता है या अलग अलग चीजें हो सकती है, उसे परमानेंट इनकैपेसिटी बोला जाता है।
तीसरा हो गया बेटा मिसकंडक्ट। अब मैं अगर मिसकंडक्ट के बारे में बात करूं, मतलब क्या पार्टनर कुछ ऐसी हरकतें करता है जो पार्टनर ने नहीं करनी चाहिए। पांचवा बोला जा रहा है कंटिन्यूअसली वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है, पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट साइन करके रखा है जिसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अगर आप रजिस्टर्ड करते हो तो उसके अंदर जो प्रोविजंस देके रखे हैं ना, एक पार्टनर बार बार उस प्रोविजंस का उल्लंघन कर रहा है, तो मैं कहूंगा आप लोगों के साथ कि ऐसा चाल से के नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है, इस बात को आपको समझना है। अब यहां पे बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। अब देखो, वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर suing has transferred whole of his interest to the firm to third party or has allowed his share to be changed या sold by the court in the recovery of arrears of land revenue due by the partner, the court may dissolve the firm at the instance of any other partner। देखो क्या होता है, समझो आप बात को। मान लीजिए तीन पार्टनर्स है, ए बी सी और डी, चार पार्टनर्स है, ठीक है। डी ने क्या किया बेटा, डी ने अपने परसेंटेज को, जो 25% का अपना हिस्सा है ना, उसने ई को ट्रांसफर कर दिया। वैसे तो उसने सारे लोगों की परमिशन ली थी, लेकिन ये जो ई है ना, ये बीच में बार बार बहुत टांग अड़ाता है बेटा, समझना, ये जो है ना बेटा बार बार टांग अड़ाता है। तो ऐसे केस के अंदर ये ए बी सी के पास पावर आता है कि ये कहा जा सकते हैं, ये कोर्ट में जा सकते हैं कि देखो ना ये इतना टांग अड़ाता है, एक काम करो प्लीज हमारे फॉर्म को डिसॉल्व कर दो। क्या कर दो, बोलो जल्दी से, हमारे फॉर्म को डिसॉल्व करवा दो। ये कोर्ट को लगा कि यार ये तो ई तो बहुत टांग अड़ा रहा है, तो एक काम करो, कोर्ट बोलेगा इस फॉर्म को बंद कर डालो। क्या बोला मैंने, कोर्ट बोलेगा इस फॉर्म को बंद कर डालो। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? क्या बोलिए फटाफट जल्दी से बोलो मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं? क्या है ना, तो मैंने जो आपसे कहा, मैंने ये चीज कहा कि सर अगर हो क्या रहा है यहाँ पे, सर हो ऐसा रहा है कि अगर एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो बाकी पार्टनर्स अर्जी लगा सकते हैं कोर्ट के पास कि प्लीज इस फॉर्म को, हम तो सोचे थे 4 लोग मिलकर बिजनेस चलाएंगे, लेकिन डी ने बीच में गचकू दे दिया, तो एक काम करो प्लीज हमारे फॉर्म को बंद कर डालो, बंद कर डालो, बंद कर डालो। क्या आप बात को समझे? सारे लोग बोलो जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हो? क्या यस सर, एकदम बढ़िया से। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, इसका मतलब sold by the court in recovery of the arrears of land revenue due by the partners के रिगार्डिंग। इसका क्या मतलब होता है समझो। देखो कभी कभार पार्टनर हो जाता है इंसॉल्वेंट, है ना, इंसॉल्वेंट, तो पार्टनर के असेट को बेचा जाता है, असेट को बेच के रिकवर किया जाता है बेटा किसको, पैसे को। तो डी का 25% का हिस्सा होता था फर्म के अंदर, तो यहां पे क्या हुआ, इस हिस्से को सेल किया गया मार्केट में और उससे पैसे लिए गए। सेल किसने किया, मान लो कोर्ट ने ही किया, जो ऑफिशियल असाइनी कोर्ट अलॉट करता है उसने ही किसके, उसने ही डी के हिस्से को बेच दिया और बाहर से पैसा कलेक्ट कर लिया। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, यहां पे मैं आप लोगों के साथ ये कहना चाहूंगा, यहां पे मैं ऐसा कहना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि ये जो पैसा मिल रहा है ना, ये यहां पे भी क्या हो सकता है, कोर्ट को आप अर्जी लगा सकते हो कि एक काम करो यार, हमको बंद करो, हमें धंधा नहीं करना। समझ रहे आप बात को, हमको धंधा नहीं करना करके ऐसा क्या अर्जी लगाई जा सकती है? क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, अर्जी यहां पे लगाई जा सकती है। अब सुनना, मैं जो कह रहा हूं आपके साथ ध्यान दीजिए। कभी कभार क्या होता है, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, ये डी ने है ना बेटा, डी ने टैक्स पे नहीं किया है। क्या नहीं पे किया है, प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया है। समझिए आप बात को। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स को पे नहीं करते हो ना, तो गवर्नमेंट के पास पावर होता है। क्या होता है बोलो, गवर्नमेंट के पास पावर होता है। कौन सी चीज का पावर होता है सर गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो क्या कर सकती है, आपके प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकती है, नीलामी कर सकती है। इसको बेच के जो पैसा जनरेट होगा उस पैसे से अपने प्रॉपर्टी टैक्स को वसूल सकती है। आप समझ रहे बात को, उस पैसे से अपने प्रॉपर्टी टैक्स को वसूल सकती है। ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे, द रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू बाय द पार्टनर्स, मतलब क्या, ये जो लैंड रेवेन्यू ड्यू बाय द पार्टनर्स था ना, तो कोर्ट ने क्या किया या गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके पार्टनरशिप का ये जो स्टेक है इसको दांव पे लगा दिया, इसको दांव पे लगा दिया, या इसको मैं बोल सकता हूं यहां पे अटैच कर दिया। क्या कर दिया बोलो, अटैच कर दिया। सवाल ये बनता है, जब कोर्ट जब ऐसा गवर्नमेंट करता है तो क्या मैं कोर्ट को अप्लाई कर सकता हूं कि प्लीज एक काम करो, हमारे फर्म को डिसॉल्व कर डालो, हमको अलग रहना है, हमको ऐसे छोटे पार्टनर्स के साथ रहना ही नहीं है करके। मुझे आप एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा यहां पे बोला जा सकता है, सवाल ही नहीं बनता। बिल्कुल यहां पे ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा इनका कहना है, समझे ना? यस। अब देखो
अगर किसी फर्म को कंटिन्यूअस लॉसेज है, मतलब वो फर्म प्रॉफिट में ही नहीं आ रही है, तो कोर्ट बोल सकता है भाई तू बंद हो जाना, ये माइनस में बार बार तुम्हारे जेब से पैसा लगाने से अच्छा एक काम करो, बंद करो रे, तुम्हारे फर्म को क्या लगा के रखा है, ये दतिंग खत्म करो इसको, है ना। तो कोर्ट ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता है जब परपेचुअल यानी कि कंटिन्यूअस उसको लॉस ही लॉस नजर आ रहे, प्रॉफिट तो दूर दूर तक आपके फर्म में कहीं नहीं दिख रहा, तो कोर्ट बोलेगा ऐसा धंधा करने से अच्छा है धंधा मत कर, एक काम कर बिजनेस को बंद कर, बराबर ना। तो इसे बोला जाता है परपेचुअल लॉसेस या कंटिन्यूअस लॉसेस। क्या बोला जाता है, बोलो, परपेचुअल लॉसेस या कंटिन्यूअस लॉसेस जब होते हैं तो फर्म को कोर्ट बोल सकता है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन। अब अगर मैं बात करूं लास्ट वाला पॉइंट होता है बेटा कौन सा, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स होता है। कौन से होते हैं, बोलो, जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स का मतलब होता है जैसा कोर्ट को ठीक लगे। क्या बोला मैंने, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स का मतलब होता है जो कोर्ट को ठीक लगे ना, कोर्ट वैसे भी क्या बंद करवा सकता है, क्या करवा सकता है। जैसे देखो डेडलॉक इन मैनेजमेंट हो गया। अब ये डेडलॉक इन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, 4 पार्टनर्स है, किसी डिसीजन के लिए 2 पार्टनर्स हाँ बोलते, 2 पार्टनर्स ना बोलते। अब दूसरा डिसीजन लेना है, 2 पार्टनर्स ना बोलते, 2 पार्टनर्स हाँ बोलते। तीसरा डिसीजन लेना है ना हाँ, ये लोग, ये समझे बात को, ये लोग ना हाँ में पूरा मीटिंग के ऐसी तैसी कर डालते, बस आते हैं समोसे के साथ हरी चटनी इमली चटनी करते रहते, खाते रहते और चले जाते हैं। कोई डिसीजन नहीं लेना है, इनको सिर्फ समोसे ठूसने बोल दो, इनको मूंग पकौड़े खाने बोल दो, इनको लस्सी पीने बोल दो। दोस्तों ये डिसीजन नहीं लेना चाहते। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैनेजमेंट में डेडलॉक हो चुका है बेटा, समझना बात को। मैनेजमेंट कोई डिसीजन नहीं ले रहे, क्या बोल रहा हूं बोलिए ना, मैनेजमेंट कोई डिसीजन नहीं ले रहे, बराबर। मैनेजमेंट एकजुट एकदम प्रॉपर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनका ये वाहियातपना खत्म नहीं हो रहा। एक काम करो ना, इस फर्म को बंद करो, किस्सा ही खत्म करो ना, फर्म को डिसॉल्व कर डालो। समझ रहे आप बात को, फर्म को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। अब देखो उसके बाद लॉस ऑफ सब्सटैंस, पार्टनर्स को एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं रह गया। पार्टनर कहता है मुझे विश्वास नहीं है दूसरे पार्टनर के ऊपर, जहां पे बेटा ऐसे विश्वास ही नहीं है, मुझे आप एक बात बताइए, जहां पे ऐसा विश्वास ही नहीं है, क्या वहां पे ऐसा धंधा करके कोई मतलब है क्या मित्रों? नहीं सर, यहां पे धंधा करके कोई मतलब नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। फिर गैम्बलिंग बाय द पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जो पार्टनर है ना, इसको बड़ी मस्ती चढ़ी है कि मैं हर्षद मेहता बनता हूं करके, मैं हर्षद मेहता बन के बताता हूं, ऐसा इसको मस्ती चढ़ी है, ये गैम्बलिंग करना चाहता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, प्राइस रिगिंग के कंसेप्ट से पैसा कमाना चाहता है फर्म के अंदर। एक काम करो, ऐसे छोटे पार्टनरशिप फर्म को क्या करो बेटा, बंद कर डालो। क्या आप इस बात को समझे? क्या सारे लोग जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हो? क्या यस सर, एकदम बढ़िया से समझ रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, है ना? यस सर। तो हमने क्या बोला सर, एक काम करो, बंद करो यार इसको। क्या बोलेंगे, बोलिए ना, बंद करो यार इसको, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्या आप इस बात को समझे? क्या सारे लोग बोलिए जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? क्या एपी के गुरु कह रहे हैं सर मैं आपका वीडियो उनकी एकेडमी के ऊपर देखता हूं करके। अच्छा बहुत बढ़िया, देख लो, आपको देखना है तो, है ना, लेकिन इंटर के यही देखना, वैसे वहां है भी नहीं, यही है ना। चलो फाउंडेशन के बहुत सारे है ना। ऐसा सब्सट्रैम का मतलब होता है भरोसा बेटा, समझिए आप बात को, है ना, भरोसा ऐसा। चलिए आगे बढ़ेगा। और डिसोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। सेक्शन नंबर 45 से लेके 55 तक खेलेंगे इसमें। देखिए क्या, लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर द डिसोल्यूशन, मतलब देखो क्या बोला जा रहा है, ये बेटा एक टाइमलाइन, यहां पे आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई है। क्या हो गई है? फर्म डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व का मतलब होता है फर्म के, मतलब डिसीजन ले लिया गया है कि फर्म को अब कंटिन्यू हमको नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब सवाल ये बनता है कि ऐसे डिसीजन लेने के बाद क्या पार्टनर्स के एक्शन क्या कहते हैं, जो पार्टनर्स है ना, ये पार्टनर्स के एक्शन क्या कहते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पार्टनर्स के एक्शन से रिलेटेड हमको यहाँ पे चर्चा करना है कि सर अगर पार्टनर के जो भी एक्ट्स होते हैं, पार्टनर्स के जो भी एक्शंस होते हैं, उसका क्या क्या इंपैक्ट आता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन 45 है, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स, 2 ऑब्जेक्टिव्स है सेक्शन नंबर 45 के। कौन से? पहला, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी डीलिंग विद द फर्म हु हैड नो नोटिस ऑफ प्रायर डिसोल्यूशन। मतलब क्या, समझिए आप बात को, ध्यान दीजिए। यहां पे एक है ना बेटा पार्टनरशिप फर्म थी, मैं बात करूंगा आपके साथ मीठी के बारे में बेटा। ये जो मीठी है ना, ये जाती थी इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, कभी भैया रसगुल्ले दे दो, कभी भैया चमचम दे दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। समझिए आप बात को, मीठी को नहीं पता था यहाँ पे फर्म डिसॉल्व हो चुकी है इस डेट के ऊपर। मीठी यहाँ पे जाती है और कहती है भैया एक काम करो, कलाकंद दे दो करके। समझो आप बात को, कलाकंद दे दो।
सवाल ये उठता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी कि मीटी को नहीं पता था, क्या नहीं पता था कि फर्म डिसॉल्व हो गई है। क्या हो गई है बोलो, फर्म डिसॉल्व हो गई है। तो मीटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए जल्दी से। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे, बस उसी के बारे में बात है कि थर्ड पार्टी को अपने को प्रोटेक्ट करना है, जिनको आइडिया नहीं, क्या बोला मैंने, बोलो जिनको आइडिया नहीं बेटा, है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए। उसके बाद इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट पार्टनर्स ऑफ द डिसॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। मतलब क्या, इसके बाद के सुनिए ना, जब से ये फर्म डिसॉल्व हुई है ना, तो तो उसके बाद अगर कोई एक पार्टनर, मान लीजिए पार्टनर ए है, ये कोई डिसीजन लेता है बेटा, तो इसके एक्ट, समझिए ना, इसके एक्ट से, ये छोटे के एक्ट से बी को प्रोटेक्ट करके रखना, बराबर ना। इस छोटे के एक्ट से बी के एक्ट को या बी को प्रोटेक्ट करके रखना, उसके बारे में यहां पे बात हो रही है कि सर वो भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला क्या बचाएंगे, किसको बचाएंगे बोलो जल्दी से। नहीं करूंगा अपलोड राजीव जैन, जाओ, है ना। चलिए आइए। तो अगर मैं पहले कहूँ आपके साथ, तो अगर प्रोटेक्ट करेंगे थर्ड पार्टी को, किसको प्रोटेक्ट करेंगे बोलो, थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। चलिए आइए। वैसे राजीव मैं बता दूं कि एलएलपी के क्या नोट्स अपलोड करना है, मॉड्यूल से पढ़ना, वही कितना इतू सा तो है नहीं वो, है ना। चलिए उसको नोट्स दे दो, बोले अलग से। क्या नोट्स देना चाहिए, क्या कर लोगे तुम नोट्स लेके भी। आओ, होती जा रहा है एकदम, इसमें बोल दिया मैंने कि नहीं दूंगा, इतनी बोले जा, है ना, ऐसा। चलो, तो मैं अगर बात करूं तो सेक्शन नंबर 45 के बारे में हम लोगों ने देखा क्या। हाँ सर, सेक्शन नंबर 45 के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। देखिए, हाउएवर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, वेयर नो लाइबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट एक्ट्स इन केस ऑफ एस्टेट ऑफ अ डिजीज पार्टनर या इंसॉल्वेंट पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, दैट इज पार्टनर हु वाज नॉट नोन एज अ पार्टनर डीलिंग विद द फर्म। मतलब बोला जा रहा है क्या, देयर आर एक्सेप्शन टू द रूल, मतलब नो लाइबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट एक्ट्स। ये अब देखो, सब्सीक्वेंट एक्ट्स के लिए अगर मैं बात करूं ना आपके साथ, सुनिए ना दोस्तों, ध्यान दीजिए ना। मैं अगर सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूं ना, मैं सेकंड पॉइंट के बारे में ये कहना चाहूंगा आपके साथ कि यहाँ पे है ना नो लाइबिलिटी, मतलब ये जो पार्टनर्स है ना, ये पार्टनर्स की लाइबिलिटी नहीं होंगी। नो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। कब पार्टनर की लाइबिलिटी नहीं होंगी बेटा, पहला जब डिजीज एस्टेट, मतलब ये पार्टनर की डेथ हो चुकी है, तब सर उसके एस्टेट लायबल नहीं होता है। या वो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो सर लायबल नहीं होता है। और तीसरा बोला जा रहा है डोरमेंट पार्टनर है। डोरमेंट पार्टनर का मतलब क्या होता है, वो पार्टनर के बारे में किसको पता भी नहीं है, वो पार्टनर के बारे में दूर दूर तक कहीं पे चर्चा भी नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे बेटा, हम लोग ये कहेंगे कि इस डोरमेंट पार्टनर के ऊपर भी अपन लोग क्या लाइबिलिटी देने वाले हैं क्या, नहीं सर, कोई सब्सिक्वेंट लाइबिलिटी नहीं आएंगे। आप समझो बात को, चल क्या रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्म डिसॉल्व हो गई बेटा, तो यहाँ पे कहना है कि अगर कोई भी एक्ट्स, अगर यहाँ पे कोई भी एक्शंस होते हैं जो एक एक्ट ऑफ फर्म की तरह लगते हैं ना, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अभी भी बनी रहती है। लेकिन इनका कहना है कुछ पार्टनर्स की लाइबिलिटी नहीं बनेंगी। तब नहीं बनेंगी जब पार्टनर की डेथ हो चुकी है या वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। पार्टनर की डेथ हो चुकी है या वो इंसॉल्वेंट हो चुका है या वो डोरमेंट पार्टनर है, तो डीआईडी के केस में उसकी लाइबिलिटी नहीं होने वाली है बाद के एक्ट्स के लिए। भले वो एक्ट्स ऑफ अ फर्म की तरह लगे, फिर भी उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेंगी, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। क्या सारे लोग समझे, बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? यस सर कह दो मुझे जल्दी से, यस सर एकदम बढ़िया से समझ गए। उसके बाद देखो और क्या, right of a partner to have business wound up after dissolution. On dissolution of the firm, every partner or his representative, on dissolution every partner या उसका legal is as against all the partners or their representative to have property of firm applied in the payment of debts and liabilities of the firm and to have surplus distributed among the partners or their representative according to rights. मतलब देखो B वाला पॉइंट क्या कहता है, B वाला पॉइंट कहता है, समझो जब एक फर्म होती है डिसॉल्व, तो डिसॉल्व होने के बाद क्या बोला गया है, फर्म के जितने भी असेट्स है ना, मान लो असेट्स 10 लाख के, तो पूरे के पूरे असेट्स आपको बेचना होगा। इस असेट्स को बेच के लाइबिलिटी को आपने पूरा करना होगा। मान लीजिए जैसे लाइबिलिटी है 6 लाख रुपए की, तो लाइबिलिटी को आप पूर्ण करोगे। तो अब यहाँ पे पैसा कितना बचा सर, पैसा यहाँ पे बचा 4 लाख रुपए, यहाँ पे पैसा बचा, कितना बचा पैसा, 4 लाख रुपए पैसा बचा। तो ये जो 4 लाख रुपए सरप्लस बचा ना, समझो आप बात को, ये जो 4 लाख रुपए सरप्लस बचा ना, ये सरप्लस को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या कर दोगे बोलो, आप ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या करोगे सर, ये पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ऐसा इनका कहना है।
मतलब सर बहुत सिंपल सा अर्थ क्या कह रहे हैं कि अगर एक फर्म डिसॉल्व होती है ना, तो डिसॉल्व होने के बाद फर्म के असेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे करने के बाद बचा कुचा अमाउंट आप अपने पार्टनर्स में बांट देना। क्या कर देना बोलो? आप अपने पार्टनर्स में बांट देना। बस उसी के बारे में यहां पे बातचीत हुई है। क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। अब देखो, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग अप, इनका क्या कहना है? सर देखो, एक समय बाद हो सकता है कि आपकी यहां पे फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है, फर्म बंद हो गई है, लेकिन यहां पे जो पार्टनर्स है ना, ये पार्टनर्स की लाइबिलिटी यहां पे भी कंटिन्यू रहती रहेंगी। क्या बोला? पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है, ये पार्टनर्स की लाइबिलिटी यहां पे भी कंटिन्यू या यहां पे भी बरकरार रहेंगी। सर कब बरकरार रहेंगी पार्टनर्स की लाइबिलिटी, ये बताइए। तो ये पार्टनर्स की लाइबिलिटी यहां पे भी बरकरार रहेंगी। कब रहेंगी बोलो ना? सर तब रहेंगी जब, सुनिए, जब ये जो, मतलब सिंपल सी बात है, ये फर्म को डिसॉल्व करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है ना, वो सारे डिसीजंस के लिए ये पार्टनर्स की लाइबिलिटी कंटिन्यू रहने वाली है। क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाली है। समझ रहे आप बात को? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाली है। देखो, आफ्टर डिसोल्यूशन द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड फर्म एंड अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स कंटिन्यू। क्या बोला जा रहा है? देखो, कंटिन्यू नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन। So far it may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete transaction begin but unfinished at the time of dissolution but otherwise। मतलब क्या बोला जा रहा है सर? कोई ऐसे ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे चालू हुए थे लेकिन अभी तक ये ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुए, वो ट्रांजैक्शन अभी भी चल रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को फिनिश करने के लिए पार्टनर्स की लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेंगी। या जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस बाद में पेंडिंग है बेटा, उसके लिए उनकी लाइबिलिटी हमेशा बरकरार रहने वाली है। क्या? हाँ सर, हमेशा बरकरार रहने वाली है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। हमेशा बिल्कुल बिल्कुल बरकरार यहाँ पे रहने वाली है। अब देखो, प्रोवाइडेड दैट फर्म इन नो केस बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर हु हैज बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। मतलब बोला जा रहा है, अगर कोई पार्टनर एडजुडिकेट का मतलब होता है डिक्लेयर्ड, अगर कोई पार्टनर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट होता है ना, सुनना, अगर कोई पार्टनर डिक्लेयर्ड कर दिया जाता है कि ये पार्टनर तो इंसॉल्वेंट है, ये पार्टनर तो इंसॉल्वेंट है, तो ऐसे केस के अंदर समझना है ना, तो सर ये चीज उसके ऊपर नहीं लगती। मतलब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके बाद उसके कोई भी एक्शंस या डिसीजंस हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर के ऊपर अफेक्ट करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं करते हैं। जैसे 3 पार्टनर्स थे ABCD, 4 पार्टनर्स थे ABCD, उसमें से जो एक पार्टनर था D, वो इंसॉल्वेंट हुआ, तो D की कोई भी बातें 3 पार्टनर्स को लगने वाली है क्या? नहीं सर, D की कोई भी बातें 3 पार्टनर्स को नहीं लगती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। उस पार्टनर की लाइबिलिटी उतनी खत्म हो आती है, ऐसा कहना है, बाउंड करने की लाइबिलिटी। ठीक है, ओके सर। अब देखो, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, आप कैसे सेटल करोगे? इन सेटलिंग द पार्टनरशिप फॉर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स को आपको ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। सबसे पहला देखो क्या, losses including deficiencies of capital shall be first paid out of profits, capital lastly partners in PSR। देखो पहले क्या हुआ यहाँ पे, देखो पहले बोला गया कि लॉसेस को आपको कैसे आप करोगे, तो देखो सबसे पहले आप लॉसेस करना, इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल लास्टली इन PSR। अब देखो, द असेट्स ऑफ फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मस्ट बी अप्लाइड इन फॉलोइंग मैनर। तो सबसे पहले क्या बोल दिया देखेंगे, सबसे पहले बोला जा रहा है, मान लीजिए 4 पार्टनर्स थे ABCD, हर एक पार्टनर को 4-4 लाख रुपए कैपिटल लाना था। अब किसी पार्टनर ने 3 लाख रुपए कैपिटल लाए थे, मान लो A ने 3 लाख लाया और D ने 2 लाख लाया, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी कम कितना पड़ रहा है, कमती पड़ रहा है यहाँ पे 1 लाख रुपए, और यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है बेटा, यहाँ पे 2 लाख रुपए कम पड़ रहा है। तो मैं अगर बात करूं ना, तो इन पार्टनर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इन पार्टनर्स को हम लोग कहेंगे भैया तुम डेफिशिएंसी को लाओ। तुम क्या लाओ बोलो, ये डेफिशिएंसी को पहले लाओ। तो मतलब कि पहले तुम 3 लाख रुपए फर्म जमा करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब फर्म अपने असेट्स को सेल करके पैसा लाएंगे, प्लस करेंगे, असेट्स को सेल करने के बाद जो पैसा बनेगा ना बेटा, उस पैसे को लाएंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे टोटल बनेगा, कितना बनेगा बोलो जल्दी से सर, यहाँ पे टोटल बनेगा, टोटल अमाउंट यहाँ पे बनने वाला है। क्या बनने वाला है बोलो, यहाँ पे टोटल अमाउंट बनने वाला है। अब मैं टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो टोटल अमाउंट के अंदर क्या होगा,
तो टोटल अमाउंट में सबसे पहले पे करना पड़ेगा डेट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी। समझना, डेट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी मतलब सबसे पहले क्या जाएंगे सर, सबसे पहले डेट्स जाएंगे। सबसे पहले क्या जाएंगे, सबसे पहले डेट्स जाएंगे। दूसरे अगर मैं बात करूं आपके साथ, पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, मतलब सिंपल सी बात है सर, अब यहाँ पे जो भी पैसा बचेगा ना, तो ऐसे केस के अंदर पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली ड्यू टू हिम द रेसिड्यू शैल बी डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन टू विच एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट शेयर। मतलब अब देखो क्या हुआ, अब बोला जा रहा है जो भी कैपिटल का इनका पैसा है वो कैपिटल का पैसा इनको देंगे, और तीसरा अगर फिर भी पैसा बच जाता है तो पीएसआर में अपन डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सब पार्टनर्स ने 4-4 लाख रुपए लाए थे, मतलब टोटल यहाँ पे 16 लाख रुपए देना था, है ना। मान लीजिए जैसे एक फर्म के असेट्स को बेचा, 25 लाख रुपए आए, उसमें से जो डेट्स थे 2 लाख रुपए के डेट्स अपन ने पे कर दिए सर। फिर कैपिटल कितने का था, कैपिटल सर 16 लाख रुपए का था, उसको पे किए, मतलब 18 लाख हो गया। बच कितना रहा है, 7 लाख रुपए बच रहा है। अब इसको पीएसआर में डिवाइड कर दो, यानी इक्वली इसको आपने डिवाइड करना है। क्या करना है बोलो, इक्वली आपने इसको डिवाइड करना है। क्या, हाँ सर, इक्वली आपने इसको डिवाइड करना है, बस उसी के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। तो 7 लाख को इक्वली बांट देना एबीसीडी के अंदर, किस्सा यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद देखो, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड ऑफ सेपरेट डेट्स। अब बोला जा रहा है यहाँ पे पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स, फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट। देखो, वेयर देयर आर जॉइंट डेट्स ड्यू फ्रॉम अ फर्म एंड ऑल्सो सेपरेट ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। मुझे बताइए, अगर प्रॉपर्टी है फर्म की, सुनो ना, अगर प्रॉपर्टी है फर्म की तो सबसे पहले कौन से डेट्स को फुलफिल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है फर्म के, और उसके बाद जाएंगे पर्सनल डेट्स के ऊपर। सर लेकिन प्रॉपर्टी है पर्सनल की, तो सबसे पहले किसको फुलफिल करेंगे, सबसे पहले पर्सनल के अपने डेट को फुलफिल करेंगे, और उसके बाद फिर फर्म के डेट्स के टुवर्ड्स उस पैसे को डाइवर्सिफाई करेंगे। क्या बात को समझे क्या, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी प्रॉपर्टी पहले उसके डेट्स को निपटा लीजिए और उसके बाद बाकियों को फुलफिल कीजिए। और बस यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे कहता है, चाहे तो आप इसको रीड कर लो, है ना, आप यहाँ पे रीड कर लो। बस इतना ही है दोस्तों, है ना। यहाँ पे आपका पार्टनरशिप पैक पूरा समाप्त होता है, पार्टनरशिप पैक पूरा फिनिश हो जाता है। यूट्यूब के ऊपर पूरे ऑल लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे पार्टनरशिप के भी, तो आप आराम से बढ़िया से आप पार्टनरशिप को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है तो आप अल्टीमेट सीए के इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे, दिसंबर 23 का आपका अटेम्प्ट है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और फास्ट ट्रैक लेक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉम्बो भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ, जून 24 में अगर आपके कोई दोस्त भाई बहन है तो ऐसे कि इसके अंदर हमारी बैच चालू हो रही है, 9 अक्टूबर से ही हमारी बैच चालू हो रही है, जिसको अगेन आप यहाँ पे अल्टीमेट सीए की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। क्या, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात इसके अंदर नहीं है। तो आप जा सकते हैं और एकदम आसानी से इन चीजों को बढ़िया से देख सकते हैं। सारे लोग देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारी न्यू सिलेबस की बैच है, वो न्यू सिलेबस की बैच भी यहाँ पे आने वाली है। क्या, बिल्कुल सर यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। चलो, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑल सब्जेक्ट्स ही लेना है। आप चाहिए सिंगल सब्जेक्ट अकाउंट्स ले सकते हैं, आपको चाहिए सिंगल सब्जेक्ट आप लॉ से ले सकते हैं, आपको चाहिए आप सिंगल सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हैं, आपको चाहिए आप सिंगल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ये प्योरली आपकी चॉइस होती है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम को बहुत कम समय बच चुका है। हम और अल्टीमेट सीए टीम की पूरी टीम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए, सब कुछ बढ़िया होने वाला है और हमें पास होना है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशंस, बाय बाय एवरीवन।